आध्या परेशान होते होते अपने रूम में आ गई थी। वह अभी यही सब सो रही थी कि कैसे इस नमन से पीछा छुड़ाया जाए, लेकिन फिर भी उसने चुप रहना ज़्यादा बेटर लगा कि उसकी वजह से पहले ही इस घर में बहुत कुछ हंगाम हो गए हैं। अब वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से मुदिता की शादी में कोई प्रॉब्लम है, किसी तरीके का कोई हंगामा हो, इसलिए वह नमन को टॉलरेट कर रही थी। वह सोच रही थी कि अभी 2 दिन की बात है, फिर शादी हो जाएगी तो सब यहाँ से चले जाएंगे और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आध्या यही सब विचार मन में कर ही रही थी और सोचते सोचते कब रूम में आगे से पता ही नहीं चला। उसके विचारों में मगन होते हुए रूम में आ चुकी थी दूसरी तरफ मृत्युंजय, जो किसी फाइल को चेक कर रहा था। उसने देखा आध्या रूम में आ गई, लेकिन इसका ध्यान अभी भी रूम के अंदर रूम की चीजों पर नहीं है। वह आकर सीधा अपनी अलमारी की तरफ जाने लगी तो मृत्युंजय से देखा वह कहीं ख्यालों में खोई हुई है। मृत्युंजय ने उसे रोका, लेकिन उसने सुनाई नहीं दिया। जय ने वापस से उसे बोला आध्या, लेकिन आध्या ने कोई जवाब नहीं दिया। तब जय जोर से बोला आध्या सुन रही हो ना? तब आध्या ने हाँ थोड़ा होश में बोला हाँ बोलो। तब जय बोल क्या हुआ, किन ख्यालों में खोई हुई हो? कब से आवाज दे रहा हूँ, आखिर बात क्यों नहीं कर रही हो? क्या बात है, तुम कब से? कुछ समझने की कोशिश करोगी कि क्या चीज़ है जो तुमको परेशान कर रही है, और इस तरीके से तुम अचानक से क्यों ख्यालों में खो जाती हो? जय के सवाल से आते थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती, फिर बोलती नीचे ऐसा कुछ नहीं है, असल में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और नींद भी आ रही है, तो इसलिए मैं अभी केवल से सोना चाह रही थी, लेकिन अभी चेंज भी करना था, तो इसलिए मैं अभी कपड़े चेंज करने के लिए सोच रही थी और मुझे ध्यान ही नहीं दिया तुमने कब आवाज थी। मृत्युंजय ने उसे अपने पास खींचा और उसके हाथ को अपने हाथों में पकड़कर बोला चुपचाप बताओ बात क्या है, आखिर में कब से देख रहा हूँ कि चीज़ कुछ है, लेकिन छुपा रही हो, बता नहीं रही हो, और तुम्हारा चेहरा साफ साफ बता रहा है कुछ है तुम्हारे मन में जिसको तुम अपने मन में रख कर बैठी हो। अब दोबारा यह मत कहना कि जय की मुद्दत की शादी में हो रही रस्मों को देखकर तुमको अपनी शादी की याद आ गई, क्योंकि ये सवाल का जवाब तुम पहले भी दे सके चुकी हो। तो अब मुझे वह बताओ जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। काम से देख रहा हूँ परेशान हूँ, लेकिन बात नहीं रही हो। मृत्युंजय के सवाल को सुनकर आग थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, फिर दोबारा बोली जय बोल रही हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट दिखा रहे हो। मैं ठीक हूँ और तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं सुबह से सबके साथ काम में लगी हुई थी, हल्दी के रस्म में काम करते करते कब पता चला था कि टाइम काम निकल गया। तुम बस ले दे कि मेरे पीछे पड़ जाए, तो तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? वैसे तो तुम्हारे पास काम करते रहते हो, अब काम कहाँ गया तुम्हारा? ले देके के बस मुझे परेशान कर रहे हो। आद्या जानबूझकर मृत्युंजय को छेड़ रही थी ताकि वह आधे को उन सवालों से ना गिरे जिसे वह बचना चाह रही थी। मृत्युंजय ने उसे गौर से देखा और बोल सच में कोई बात नहीं है? आधे बोली हाँ बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस थोड़ा कामों को लेकर परेशान हूँ, और ये परेशानी भी थोड़े दिन के, अभी मुदिता की शादी हो जाएगी, फिर मैं फिर से तुम्हें नॉर्मल देखूंगी। जय ने आध्या को देखा, उसको लगा तो था कि बात है, लेकिन बता नहीं रही, लेकिन फिर भी अभी उसने उसको। मृत्युंजय बोला ठीक है, जाकर चेंज कर लो और आराम करो, मैं भी सो लेता हूँ, क्योंकि अभी हम दोनों को जल्दी सोना होगा ताकि सुबह टाइम से उठ सके। सुबह तुमको और भी ज़्यादा काम रहेंगे, तो इस वजह से तुम ज़्यादा बिजी रहोगे, तो अभी तुम सो जाओ, और मैं भी तुमसे यही कहूँगा कि आराम करो, और कोई बात हो तो सोचना मत, ज़्यादा और ज़्यादा लगे तो मुझे बताना, बट परेशान मत होना। आध्या मुस्कुरा के हाँ का और चेंज करने चली गई। अगले दिन सुबह सब लोग उठ चुके थे, अभी दोपहर का टाइम हो चुका था, क्योंकि सुबह से तो मुदित की हल्दी के बाद मेहंदी की रस्म की तैयारी चल रही थी। तो वैसे तो घर में सब लोग काम में लगे होते, बाकी तैयारी का काम पूरा मैनेजमेंट का था। मृत्युंजय आज अपनी बहन की शादी की रात में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वह
पूरी तरीके से चेक कर रहा था कि सारी तैयारी अच्छी से हुई है कि नहीं हुई। दूसरी तरफ घर के सारे बड़े अपने अपने तक कामों को कर रहे थे। आध्या, दादी, यह सब लोग बैठकर मेहंदी की तैयारी देख रही थी। आद्या ने चेक किया था कि मेहंदी सब ठीक तरीके से तैयार की है कि नहीं, कहीं दुल्हन को कोई परेशानी ना हो जाए। दूसरी तरफ कनक और मुदिता वह दोनों बैठकर आपस में बातें कर रही थी। वही अध्या आई और बोली, क्या हुआ, क्या बात है कर रहे हो आप लोग? तो आध्या से मुदिता बोली, कुछ नहीं भाभी, अचानक बोल रही है कि उसकी शादी के बाद वह अकेलापन फील करे कि हम लोग बचपन से साथ साथ रहे हैं, साथ में मस्ती की है, हमारे खिलौने भी साथ में हमने शेयर किए हैं। अचानक से मैं इसको छेद कर चली जाऊंगी तो बस इसको अकेलापन फील होगा। वही सब चीज हमें बातें कर रहे थे। वह आद्या को कहते कहते थोड़ा सा दुखी हो गई। आज देना नहीं चाहती थी कि अभी कोई भी दुखी हो, इसलिए उसको एक शरारत सूझी। वह कहती है कि हाँ मुदिता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुमने और कनक ने साथ साथ सारी चीज़ शेयर की है, सब कुछ साथ साथ किया है, तो मेरे ख्याल से आगे की चीज़ भी तुमको शेयर करनी चाहिए। आई थिंक सजल को भी तो मैं शेयर करना चाहिए ताकि इसको अकेलापन फील नहीं होगा और यह भी तुम्हारे साथ चली जाएगी। अध्या भावुक होकर कह रही थी तो किसी को लगा नहीं कि आद्या क्या कहना चाह रही है, लेकिन जैसे दोनों की समझ में आया, कनक मुंह बना करके बोली, भाभी कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है आपका? कनक मुंह बनाकर बोली तो आद्या कुछ कहने को हुई, तभी मुदिता की रिश्ते की भाभी आई। दूसरी तरफ से वह मेहंदी वाली को अपने साथ लेकर के आ रही थी। वह शरारत से बोली, जी नहीं, बिल्कुल सही बोल रही है हमारी देवरानी। क्यों आद्या जी? उसने थोड़ा सा आद्या का सपोर्ट करते हुए कहा तो आद्या खिलखिलाकर हंस दी और बोली, बिल्कुल सही, अब भाई बचपन से सारी चीज शेयर किया तो पति शेयर करने में क्या दिक्कत? यही तो बहन बहन का प्यार होता है। आद्या और वह साथ की भाभी दोनों कनक और मुदिता को छेड़ने लगी। कान्हा को मुदिता भी उनकी बातों पर खिलखिलाकर चारों आपस में बात कर ही रही थी। तभी उधर मीरा जी आई और मीरा की बोली, अरे बच्चों, चलो मजाक मस्ती बहुत हो गया है, अब जाकर के मेहंदी की तैयारी करो। मेहंदी वाली आ चुकी है और धीरे धीरे करके सारे गेस्ट भी आने वाले हैं, तो मेहंदी लगने में सबके काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो तुम लोग सबसे पहले खाना खाओ, फिर उसके बाद मेहंदी लगवा लेना। और स्पेशली मुदिता, तुमको सबसे पहले खाना खाना है, उसके बाद तुमको मेहंदी लगवाना है। आद्या मुदिता की ओर देखकर बोली कि माँ आप बिल्कुल सही बोल रही हो, मैं खुद मुदिता को खाना खिलाती हूँ। और ऐसा कहकर वह खाना लेने के लिए चली जाती है। आद्या मुदिता को अपने साथ खाना खिलाने ले गई थी। कनक भी उनके साथ आ गई थी। वो तीनों खाना खा रही थी। बाकी सारे रिश्तेदार जो घर में थे वह भी अब धीरे धीरे मेहंदी की रस्म के लिए तैयार हो रहे थे। यह वैसे तो औरतों की रस्म थी, इसमें आदमी को कोई काम नहीं था इसमें, इसलिए सारी लेडीज ने तैयार होकर की मेहंदी के लिए अच्छे से कपड़े पहन के बाहर लॉन में आ गई थी, क्योंकि मेहंदी की रस्म और लेडीज संगीत दोनों ही बाहर लॉन में रखा गया था। सारे जेंट्स मेहंदी की रस्म के लिए सिर्फ अपने अपने मीटिंग के हिसाब से बाहर बैठ गए थे, क्योंकि मेहंदी की रात में उनका कोई काम नहीं था। वह शाम की संगीत की तैयारी के लिए सब अपनी अपने प्रैक्टिस पर ध्यान दे रहे थे। तो जेंट्स सारे बाहर अपनी अपनी गॉसिप में बिजी थे और लेडी के सभी मेहंदी के लिए अच्छे से अच्छे डिज़ाइन तैयार करने के लिए नाम अपने फ़ोन में देख रही थी। खैर सब ने धीरे धीरे खाना खाया और खाना खाने के बाद सारी लेडीज में मेहंदी वालियों के साथ अपने अपने मेहंदी लगवाने लगी। आद्या सबसे पहले मुदिता को लेकर बैठ गई मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि सभी जो रिश्ते की चाची चाचा मामी जो भी थी उन्होंने सबने
यही कहा कि सबसे पहले दुल्हन को उसकी भाभी मेहंदी लगाएगी, बाद में मेहंदी वाली तो आद्या मेहंदी लगाना शुरू करती है मुदिता को। तो तभी मुदिता की भाभी सोनम और अर्पिता मुदिता को छेड़ते हुए बोलते हैं, क्या हुआ मुद्दा जी, अपनी भाभी को आप नेक नहीं देंगे क्या? आद्या तभी मेहंदी लगाएगी जब आप उसको रस्म के नाम पर नेक देंगे। यह बात सुनकर के पास में खड़ी मीरा जी हंसने लगी और वह दूर खड़े जय को बोलता है कि जय, आज तेरी बीवी को नेक देने का समय आ गया। दूर खड़े जय को कुछ सुनाई नहीं दिया। मीरा जी ने शिवाय को इशारा करके बुलाया और बोली कि जाकर अपने भैया को बोल कि अपनी बीवी को नेक देकर आए, तभी वह उसकी प्यारी बहन को मेहंदी लगाएगी। मीरा जी की बात में शिवाय हंसने लगा और बोला, माँ भैया बिल्कुल नहीं आएंगे। मीरा जी ने बोला, जाकर एक बार आद्या का नाम नहीं देखे कैसे नहीं आएगा? शिवाय जय के पास गया और बहुत धीरे से बोला, भैया वह भाभी मुझे देखकर मेहंदी लगा रही है और मेहंदी की रस्म के नाम पर उनको कुछ नेक देना होगा आपको, इसलिए मन और बाकी सभी लेडीज है आपको बुला रही हैं। मृत्युंजय शिवाय की बात सुनकर थोड़ी देर उसको देखा है, फिर आकर चढ़कर बोलता है, ओके आता हूँ, तुम चलो। मृत्युंजय शिवाय के पीछे पीछे वहां गया जहां मुदिता मेहंदी लगाने के लिए बैठी हुई थी। आद्या मुदिता का हाथ अपने हाथ में लेकर बैठी हुई थी और मेहंदी की कप सोनम भाभी और अर्पिता दीदी के हाथ में थी। मृत्युंजय वहां आया तो सोनम भाभी चढ़ते हुए बोली, जीजा जी जल्दी से निक दीजिए, तभी आपकी प्यारी बहन को मेहंदी चढ़ेगा। सोनम भाभी को देखकर मृत्युंजय थोड़ी देर के लिए हंस, फिर कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन नेक देना किसको है? जय की बात सुनकर के आद्याते अच्छा देखने लगी, फिर बोली, कुछ नहीं, मन ही मन खुद से बोली, एक खड़ूस इंसान सब जानता है लेकिन फिर भी यहाँ सबके सामने नाटक करता है। नाटक करने में तो छोटे बच्चों से भी काम नहीं है। ये वह अपने आप गालियां दे रही थी। दूसरी तरफ मृत्यु मुझे उसको तिरछा देख रहा था। दोनों ही आपस में एक दूसरे को याद करके बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ रखते मुझे बोला, नौटंकी तो कम नहीं है ये लड़की, आजकल कुछ ज्यादा ही इसकी शर्त है बढ़ रही है। सबके सामने जानबूझकर मुझे यहाँ बुलाया था कि मैं इसके पास बैठकर इसकी बच्चे जैसी हरकतों को झेल सकूं। मृत्युंजय अपने मन ही मन में ये सब बातें कर ही रहा था। तभी मीरा जी और दादी बोली, जय बेटा आप ज्यादा देरी मत करो, जो भी दुल्हन की भाभी को नेक दिया जाता है वह दो तुम, और उसके बाद हम मेहंदी शुरू करते हैं, क्योंकि मेहंदी लगाने में बहुत टाइम हो जाएगा। शाम को संगीत भी है तो जल्दी से मेहंदी लग जाए, सबके सबकी सुख जाए, उसके बाद ही संगीत शुरू किया जाएगा। मृत्युंजय बोला, ठीक है माँ और दादी। ऐसा बोलकर मृत्युंजय ने बोला, जो आद्या मांगे वह मांग सकती है। तो आद्या बोली, मेरे मांगने से कुछ नहीं होता, मेरे साथ में बहुत लोग हैं, मेरी सनम भाभी, विशाखा भाभी, कीर्ति भाभी, सभी लोग हैं। हम लोग तो हम सब दुल्हन की भाभी आए तो दुल्हन की भाभी होने के नाते दुल्हन के भाई का आगे की जो देना है वह भी दे। मृत्युंजय आद्या की ओर देखता है और तिरछा होकर मनी मैन सोचता है, ये फंसाने में कसर नहीं छोड़ती है। मृत्युंजय थोड़ी देर चुप रहो, फिर बोला, ओके तुम लोगों को जो लेना है तुम ले सकते हो। वह ऐसा कहकर अपनी जेब से कई सारे नोटों की गाड़ी निकालकर रख देता है और बोलता है, और यह भी काम हो तो यह मेरा क्रेडिट कार्ड रखो, आप लोगों को जो शॉपिंग करनी है आप लोग कर सकते हो। मृत्युंजय की बात पर सनम भाभी बोलिए, तो गलत बात हुई जीजा जी, आपको नेक देना है तो नेक आप अपने हिसाब से दीजिए, तो आप खुद जाकर के सपने देख लेकर आए। सोनम की भाव सोनम की बात पर दादी बोली, बेटा हम कुछ पता था कि यह नेक और रस्म के बीच में जो छेड़छाड़ का चलेगा, इसलिए हमने पहले ही सारी रस्मों के लिए सारे नेक तैयार करवा लिए थे। जैसे फिर उसके बाद दादी शिवाय और पुलकित को बोली, जाओ बेटा अंदर जाकर तुम्हारी भाभीियों के लिए जो नेक रखा है उसको लेकर आओ, हमारे रूम में रखा हुआ है। दादी के कहने के बाद पुलकित और शिवाय दोनों दादी दादू के रूम में गए और वहां से कुछ गिफ्ट थे वह लेकर आओ। सब गिफ्ट लाने के बाद दोनों ने सारे गिफ्ट सभी लेडीज में जो आद्या के साथ में थी सबको गिफ्ट दे दिए।
अब मेहंदी की रस्में शुरू की। आज जाने मुदिता के हाथ में मेहंदी लगाना शुरू किया। उसके बाद शगुन का मेहंदी लगाने के बाद में मेहंदी वाली को मुदिता की मेहंदी लगाने का बोलकर वह दूसरी तरफ बैठ जाती है। तभी मुदिता की दादी बोली, मुदिता तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी भाभी की भी मेहंदी लग जाएगी तो जल्दी फ्री हो जाएंगे। दादी ने मैं दूसरी मेहंदी वाली को आद्या के हाथों में मेहंदी लगाने को बोला। सब लोगों ने अपने हाथ मेहंदी वाली के सामने कर दिए। सबके साथ जितनी भी लड़कियां मेहंदी लगाने के लिए आई थी सबकी मेहंदी लगाने लगी। सब लोग मेहंदी की रस्म अच्छी से एंजॉय कर रहे थे। सबकी मेहंदी लग रही थी। इसी बीच गाने भी अच्छे से अच्छे चल रहे थे। माहौल कुछ ऐसा था कि मेहंदी लगाते लगाते अंताक्षरी भी चलने लगी थी। शिवाय और पुलकित के दोनों अपनी भाभी के पास बैठे हुए थे। अब बातें कर रहे थे। हंसी मजाक के बीच कब सबके हाथों में मेहंदी लगी पता ही नहीं लगा। बैठे बैठे आद्या की पीठ एकड़ गई थी। मुदिता तो फिर भी वही सहारा लेकर लेट गई थी, लेकिन आद्या तो काफी देर से बैठी हुई थी और उसकी पीठ में दर्द होने लगा था। उसे उठाने जा रहा था जब उसकी हाथों की और पैरों की मेहंदी कंप्लीट हो गई थी और थोड़ी थोड़ी सूख गई थी। वह मीरा जी को देखकर बोली, माँ सच में बहुत ज्यादा पीठ दर्द कर रहा है, क्या मैं थोड़ी देर ऊपर जा सकती हूँ? तभी सोनम भाभी बोली, हाँ दी आपको जाना चाहिए क्योंकि आप तो 2-3 घंटे से लगातार ऐसी पोजीशन में बैठी हुई हो और आप जब तक आराम कीजिए तब तक हमारी मेहंदी पूरी हो जाएगी। आद्या ने सनम की बात सुनी और मीरा जी की ओर देखी तो मीरा जी ने भी उसे इशारा किया। वह उठने को हुई है लेकिन उसे उठानी जा रहा था। तब पुलकित और शिवाय ने बोला, चिंता मत कीजिए भाभी, आपकी ये देवर कब काम आएंगे। और ऐसा बोल करके शिवाय और पुलकित ने आद्या को हाथ से पकड़कर खड़ा किया। आद्या अपनी अकड़ी हुई पीठ के साथ खड़ी होती है और धीरे धीरे करके कदम आगे बढ़ती है। वह चलने में बहुत परेशान हो रही थी लेकिन फिर भी अभी वह किसी को कुछ बोल नहीं सकती थी क्योंकि सब लोग बिजी थे। तभी दूसरी तरफ मृत्युंजय किसी से फोन पर बात कर रहा था और वह सीढ़ियों से उतरता हुआ बाहर की तरफ आ रहा था तो उसको आद्या परेशान होती हुई चलकर आती हुई देखी। मृत्युंजय उसके पास आया और बोला, क्या हुआ, परेशान हो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। आद्या दुखी होते हुए अपने हाथों को जय के आगे करती है और अपनी कमर की ओर इशारा करके बोली, 3 घंटे से एक ही पोजीशन में बैठने से अकड़ गई है, थोड़ा सा रेस्ट कर लूंगी उसके बाद शाम के लिए तैयार हो जाऊंगी। जाए उसकी उतरी हुई शक्ल को देखकर बोला, तुम लड़कियां बाज नहीं आओगी ना? शरीर के साथ दे या ना दे लेकिन हरकतें वही करोगी जो करनी होती है। नादिया मुंह चढ़ा कर बोली, तुम्हारी शक्ल तो सड़ी हुई है, कम से कम बात है तो सड़ी हुई ना किया करो। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। तो मैं मेरी हेल्प करनी है तो करो, नहीं करनी तो मैं जा रही हूँ, पर कम से कम यहाँ मुझे तने तो मत दो। आद्या थोड़ा सा चढ़ते हुए बोली तो जय का मुंह खुला का खुला रहेगा। वह आद्या से थोड़ा तीखे नजर करके बोला, नहीं लगता तुमको कि कुछ ज्यादा हो रहा है आजकल? नहीं, बता दो, तुम जब देखो तब आजकल मृत्युंजय राठौर को सुनती रहती, जानते हो ना मृत्यु राठौर कौन है? आद्या बोली, हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा सिर मत खाओ, यहाँ मुझे रूम में जाना आराम करना है, तुम्हारी बात सुनने के लिए अभी मेरा मन नहीं है। मृत्युंजय दोबारा से मुंह खोलकर आद्या को देखने लगा। आद्या आगे बढ़ी लेकिन उससे चला नहीं जा रहा था। मृत्युंजय का मन हुआ कि अभी वह उसको कुछ और बोले लेकिन फिर बिजी होने की वजह से वह ज्यादा कुछ ना बोला और आद्या को बिना कुछ कहे अपनी बाहों में उठा करके आगे बढ़ने लगा। आद्या को समझ पाती उससे पहले मृत्युंजय उसको अपनी गोद में लेकर आगे बढ़ चुका था। आधे अभी कुछ नहीं बोली और वो उसकी गोद में बैठकर आराम से अपने रूम में चली गई। मृत्युंजय आद्या को लेकर बेड पर आया और उसको आराम से लेटकर बोला, चुपचाप से थोड़ी देर आराम कर लेना, नहीं तो रात को जो उछल कूद करनी होगी वह कौन करेगा? आखिर यहाँ बंदरिया की कमर थक गई है। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। बंदरिया सुनते ही आद्या मुंह खुला का खुला रह गया। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, क्या कहा तुमने बंदरिया? तुम सड़े हुए मुंह से हमेशा सड़े हुए बड़ी निकलोगे क्या? जय बोला, जब दूसरों को सुनाने की आदत है तो दूसरों से सुनने की आदत भी डाल लो।
आया कुछ और भी बोलती तब तक मृत्युंजय को किसी ने बुलाया। आवाज सुनकर मृत्युंजय बोला, बंदरिया चुपचाप से रूम में आराम करना। आद्या जय को चीरकर उसको घूरती रही और मृत्युंजय चुपचाप हंसता हुआ वहां से निकल गया। दोनों की नोकझोंक की बातें और लोग जोक बड़ी मस्ती को याद करके आद्या मनी मन बोली, चलो इसी बहाने कम से कम दादी ने जो मुझसे उम्मीद की थी वह हो तो रहा है। कम से कम जय पहले जैसे तो होंगे। इसी बहाने शायद दादी को और माँ को उनका बचपन वाला जय मिल जाए। मानती हूँ राधिका माँ तो नहीं है, लेकिन फिर भी मीरा माँ भी उनकी माँ है, तो उनके बेटे को लौटाने की जिम्मेदारी पूरी करूंगी मैं। आधे ये सब सोचते सोचते अपने बेड पर लेट गई थी। आराम करते करते 2-3 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। आद्या के रूम का गेट खुला हुआ था। हल्का सा जय जाते जाते गलती से उसके रूम का गेट बंद करना भूल गया था, इसलिए उसके रूम का गेट खुला हुआ था। आधे आराम से अपने रूम में सो रही थी। दूसरी तरफ सब लोग मेहंदी लगाने व्यस्त थे। किसी का भी ध्यान ऐसी टाइम आद्या के ऊपर नहीं था, क्योंकि आद्या अभी आराम से रूम में सो रही थी। नैना, शांति बुआ और माया चाची ये लोग अपने ग्रुप में आराम से मेहंदी लगवा रही थी। हालांकि वह आद्या को देखकर चीड़ जरूर रही थी, पर अभी वह है मेहंदी लगाने में मगर माती किसी का भी ध्यान अभी नमन पर नहीं था। और नमन इधर उधर घूमता हुआ आधा कोई ढूंढ रहा था कि कहीं तो दिख जाए, कहीं से उसके दर्शन हो जाए, लेकिन आध कहीं नहीं देखी है। वह ठा करके अपने रूम की तरफ आ ही रहा था कि तभी उसे नीचे से दिखाई देता है कि मृत्युंजय की रूम का गेट खुला है। वह हल्का सा तीखी मुस्कान के साथ बोलता है, क्या पता मेरी तीखी छोरी इस कमरे में ही है। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए रूम की तरफ जाता है। वह सामने रूम के सामने पहुंच करके देखता है कि आद्या आराम से लेट रही है। लेट हुई आद्या बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। नमन के मान का वैश्वीकरण बाहर निकाला और वह आद्या को देखकर मन ही मन बोला, कितना अच्छा मौका है, किसी को पता भी नहीं चलेगा और मैं मेरी भड़ास भी पूरी निकाल लूंगा। ये तो वैसे भी सो रही है, इसको तो मैं पता भी नहीं चलने दूंगा और तब तक मैं मेरा काम करके निकल भी आऊंगा। वह इस तरह की बातें खुद की मन में सोच रहा था और चुपचाप हल्का सा गेट को खोल करके रूम के अंदर गया। आद्या जो अभी लेट हुई थी, उसकी साड़ी का पल्लू उसके सीने से थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसका हुआ था, क्योंकि सोने से पहले वह साड़ी की पिन को खोलकर सोई थी ताकि उसको सोने में कोई दिक्कत ना हो। तो जैसे ही आद्या को हल्की सी आहट हुई, वो करवट लेकर दूसरी तरफ मुड़ जाती है तो उसकी साड़ी का पल्लू उसके सीने से गिर जाता है। सामने नमन जो आद्या के खुले सीन को देखा है तो उसके मन में वैसीपन के साथ साथ लालच भरी निगाहों से आद्या को देखा है। आद्या को पहले तो लगा कि जय होगा, इसलिए वह ज्यादा गौर नहीं करती, लेकिन जैसे ही वह सामने खड़े शख्स को फिर से गौर से देखे तो उसकी आंखें आश्चर्य फैल जाती है। वो फुर्ती से खड़ी होती है और अपने आंचल को ठीक करते हुए चिल्लाकर बोलता है, क्या बदतमीजी है यह, इस तरीके से किसी के रूम में जाने की हिम्मत कैसे है आपको? मैं आपकी हरकतों को बर्दाश्त कर रही है, इसका मतलब यह नहीं कि आप कभी भी कुछ भी करने का आप गेस्ट की तरह राहों में आपकी इज्जत कर रही। इसका यह मतलब नहीं कि आप किसी औरत के रूम में इस तरीके से घुसे चले आओ। आद्या लगभग उसे पर बरसते हुए बोली, लेकिन नमन तो अभी भी अपने मन में वहशीपन से देख रहा था। नमन हवास भरी निगाहों से आद्या को देखते हुए बोला, नाराज क्यों होती हो भाभी, हम तो सिर्फ आपके रूप के दर्शन करने आए थे। अब लोग भगवान के दर्शन करते हैं, हम आपके रूप के दर्शन कर रहे हैं, इसमें गलत क्या हो गया? अब आपको देखना भी गलत है क्या? अपनी आंखों पर पट्टी बांध ले। क्या भाभी जी? नमन वहशीपन के साथ कामिनी हंसते हुए बोला। आद्या उसकी हंसी पर जोर से चिल्लाकर बोली, बदतमीजी की हद होती है, अभी 1 मिनट में आप यहाँ खड़े रहने लायक नहीं रहोगे, अगर मैं किसी को बता दिया तो। आद्या जोर से चिल्लाकर बोलता है। तभी दूसरी तरफ शिवाय जो किसी काम से घर के अंदर आया था, वह देखता है आद्या के रूम से चिल्लाने की आवाज आ रही है।
वो रूम की तरफ जाकर देखा है तो देखा है कि नमन रूम के अंदर खड़ा है और आध्या अभी अपने कपड़ों को ठीक करते हुए चिल्लाई जा रही है। आध्या को देखकर शिवाय की थोड़ा समझ में आ गया कि क्या बात हुई होगी। आध्या अभी नमन पर चला रहे थे, वह सामने खड़े शिवाय को देखकर थोड़ा सा घबरा जाती है और बोलती है कि शिवाय तुम देखो, गलत मत समझना यह इंसान। आध्या इससे पहले कि कुछ बोलती नमन बोलता है, अरे शिवाय भैया, यह आद्या न आधे भाभी ने हमको इधर बुलाया था और अब आपको बोल रही है कि हम उनके रूम में क्यों आए हैं। अब आप ही देखिए, खुद बुला करके हमारी बेइज्जती कर रही है। शिवाय गुस्से भरी नज़र से नमन को देखा है और फिर आध्या के पास जाकर के बोलता है, आपकी हरकतों से हम पहले से वाकिफ हैं जीजा जी, तो अपनी तारीफ करने की कोशिश ना करें और हमें पता है कि आप यहाँ पर कब से और हम ये भी देख रहे हैं कि आप भाभी के रूम में किस तरीके से आए हैं। इससे पहले कि हम किसी को बुलाए चुपचाप से यहाँ से निकल जाए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। शिवा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्यों आया है, लेकिन फिर भी वह नमन के ऊपर चिल्लाकर उसे वहाँ से भगा देता है। नमन वहाँ से जा चुका था लेकिन आध्या अभी भी परेशान हो रही थी। वह शिवाय से कुछ बोलने कोई तभी शिवाय बोल, चिंता मत कीजिए भाभी, मैं आपको गलत नहीं समझ रहा, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यह इंसान आपके रूम में क्या कर रहा है और मैंने आपको देखा है कि आप इसको देखकर परेशान हो जाती है। आखिर क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना। तो आद्या शुरू से लेकर अब तक की सारी बात बता देती, जिसके सुनकर शिवाय की थ्योरियां चढ़ जाती है। वो गुस्से से बोला, इतना सब कुछ हो रहा है भाभी और आप कुछ बता नहीं रही हो। आपको पता है ना, जय भैया को ये सब पता चलेगा तो वैसे इंसान को छोड़ेगा नहीं और इसके साथ तो जो करेगा वह करेगा, लेकिन वह आपको भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आप ये सब बर्दाश्त कर रही हो। तब आद्या बोली, शिवाय मेरी वजह से इस घर में पहले बहुत तमाम से हो चुके हैं, घर वालों ने बहुत कुछ झेला है। मेरी वजह से तो मैं नहीं चाहती कि आज मुदिता की शादी में किसी तरह की कोई परेशानी हो, इसलिए मैं चुप हूँ। और वैसे भी इंसान जब घर के अंदर मुझे कुछ नहीं कर सकता, वो तो मैं सिर्फ और सिर्फ मुदित की खुशी के लिए चुप हूँ। और आज की और कल की बात है, आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में।